हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एमयू एमबीए 2025 के एग्जाम में क्वांट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक एक करके हम लोग आज जो है डिटेल में देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग जो है क्वांट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर बात नहीं करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, और क्वांट में आप जो है 25 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चंस जो है करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट डिटेल वीडियो आपकी आएगी। आप में से जो भी लोग एमएमबीए की 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से एक बैच लॉन्च किया गया, उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, 2000 प्लस क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से दिए जाएंगे, सारे पीवाईक्यू जितने भी 20 से लेकर के 25 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं उसका डिटेल सोल्यूशन आपको कराया जाएगा। कैलकुलेशन की क्लास कराई जाएगी जिसके अंदर आपको जो है जिससे कि आप अपनी स्पीड को जो है इन्हेंस कर सके और एग्जाम के अंदर कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सके। मॉक टेस्ट रहेगा, 5 फुल लेंथ मॉक रहेगा, 70 सेक्शनल टेस्ट आपको दिए जाएंगे, डाउट ग्रुप भी आपके लिए रहेगा जिससे कि अगर आपको कोई चीज़ का आपका डाउट होता है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। जीडीपीआई की क्लासेस भी इसी में इंक्लूड है। ये सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बहुत जो है बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील, एक व्हील है जिसका जो डायमीटर है बस का, वो कह रहा है चक्के का व्हील का, कह रहा है 140 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर आपका 140 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? तो 2 × r = डायमीटर होता है रेडियस का 2 टाइम्स। तो 2 × r अगर 140 है तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो 70 सेंटीमीटर आएगी। आप जानते हैं आप जानते हैं दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। आपका व्हील घूमेगा, जब आपका व्हील घूमता है तो एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में जो है वो डिस्टेंस जो तय तय करता है वो डिस्टेंस होती है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी 2πr। यानी अगर एक चक्कर घूमेगा तो 2πr डिस्टेंस तय करेगा। कह रहा है कि पर मिनट वो कितने चक्कर घूमता है आपसे पूछा है। हम मान लेते हैं कि एक मिनट में वो n टाइम्स जो है रिवॉल्व करता है। तो अगर एक मिनट में n टाइम्स रिवॉल्व करेगा और एक रिवोल्यूशन में अगर 2πr डिस्टेंस तय करता है तो n रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा व्हील? n × 2πr। ये टोटल डिस्टेंस तय करेगा एक मिनट के अंदर। ये जब इतना घूमेगा तो आप जानते हैं कि पहिया घूमता है व्हील तो आपकी बस भी तो आगे बढ़ेगी। तो ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है यही लीनियर डिस्टेंस के इक्वल होती है। और लीनियर यानी कितनी डिस्टेंस वो आगे बढ़ेगा एक मिनट के अंदर। अगर वो 66 की स्पीड कवर, अगर 66 की स्पीड से अगर वो चल रही है बस, तो अगर 66 की स्पीड से बस चल रही है तो एक मिनट में कितनी लीनियर डिस्टेंस तय करेगी ये निकाल लीजिए। तो 66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर पर सेकंड हो गया। एक मिनट में पूछा है तो 60 सेकंड। ये पूरी डिस्टेंस जो आएगी ये मीटर में आएगी, इतनी डिस्टेंस होता है तय करेगा एक मिनट के अंदर। क्योंकि ये चीज जो आपका दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ये मीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगी। अब इधर देखिए एन तो एन रहेगा 2 × 22/7 × r आपका 70 है। इसी को सॉर्ट आउट कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाए। देख लीजिए क्या आता है, 6 से कैंसिल करेंगे 11 आएगा, 6 3 जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 पर 100 आ जाएगा, इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100। 1100 आएगा इंटू 100, ये भी रहेगा। इधर अगर आप देख पाते हैं 7 10 जा, एक जीरो से देखिए एक जीरो के साथ चला जाएगा आपका, इधर आपको 44 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 11,000 यानी 11,000/44। तो आप आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 1000/4 आ जाएगा यानी 250 आपका आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, इसको आसानी से आप निकाल सकते थे। इसमें बस यही देखना था कि एन रेवोल्यूशन में जितनी वो सर्कुलर डिस्टेंस तय करेगा वही 66 की स्पीड से एक मिनट के अंदर लीनियर डिस्टेंस के बराबर होगा। वहां से एन आप आसानी से फाइंड आउट कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज कितना दे रखा 13 सेंटीमीटर। अगर आपने पढ़ रखी है कैलकुलेशन की क्लास, उसमें मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया है जिसके अंदर मैं डायरेक्ट बताता हूं। अगर किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज अगर आपका 13 है, बेस 12 है, तो आपका जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी 5। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है।
तो अब एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस। बेस कितना? 12 इंटू हाइट करेंगे यानी 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना देखिए 12, 560/2 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट है। फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस, है ना, बेस इंटू हाइट। ये आपका देखिए हाइट है जिसे आप परपेंडिकुलर है, ये आपका आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। 12 इंटू 5 इंटू/2 कर देंगे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिस। पेरीमीटर दे रखा है इतना, आपसे पूछा एरिया क्या होगा। देखिए ट्रायंगल का एरिया आपका पूछा, एरिया क्या होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है L इंटू बी होता है। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? अगर फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। बात समझ में आ गई? डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ में जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको 23। और आपसे पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स L+B, ये फॉर्मूला होता है। ये दे रखा है आपका 206। यहां से अगर मैं 2 से कैंसिल करता हूं तो ये आपका आ जाएगा 103। तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई। L-B की वैल्यू 23, ये पहले से दे रखा है, और L+B ये आपका 103 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो ऐड कर लीजिए, 2L की वैल्यू आ जाएगी, वो 23 103 ऐड करेंगे तो 126 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर L निकालेंगे तो 126 को 2 से डिवाइड करेंगे, 63 सेंटीमीटर आपका L आ जाएगा। बात समझ में आ गई? 63 में क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। इसी से देख करके आप ये निकाल सकते हैं। एल को देख करके बस आपको बी अगर नहीं भी निकालते हैं तो एरिया निकल के चला है, क्योंकि एल में देख रहे हैं 63 आ रहा है जो कि 9 का मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल की 4 2 6 2 8 ये भी नहीं है, 6 2 8 2 10 ये भी नहीं है, 3 2 5 2 7 ये भी नहीं। मेरा आंसर हो गया। मैं एल निकालने के बाद बी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ एरिया एल इंटू बी होता है। जो एल है आपकी वो 63 है, 63 के अंदर 9 है, यानी ये 63 9 का मल्टीपल है। तो एरिया भी आपका 9 का मल्टीपल होगा। एरिया भी आपका 9 का मल्टीपल होगा। मैं निकाल करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिएगा। एल निकल आया तो बी निकल नहीं जाएगा। एल की अगर वैल्यू 63 तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी निकल नहीं जाएगा। 103 में से एल माइनस कर दीजिए, तो 103 में से 63 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40। कितना जाएगा? 40। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया में, एरिया निकालेंगे तो 40 इंटू 63 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका 2520 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब देखिए ये स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा, ये स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहीं से समझ जाते हैं तो एल मतलब 9 का मल्टीपल अगर आप यहाँ से देख पाते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एग्जाम के अंदर नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं क्लास के अंदर सिखाता हूँ। तो ये चीज करके भी आप अगर पास टाइम कम है तो आप यहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हैं, और डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे 2520, क्योंकि 9 का मल्टीपल वही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा कि 3 सर्कल्स जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है वो एक दूसरे को टच करते हैं। यानी इस तरह से देखिएगा, एक सर्कल मान लिया आपका ये है, एक दूसरा सर्कल उतने ही रेडियस का ये है, और तीसरा सर्कल आपका है वो सेम रेडियस का ये है, और तीनों दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। इस तरह से टच करते हैं, ठीक है, बना लीजिएगा। तो वह पूछा है आपसे, देखिए जब टच करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखिएगा, इसी का एरिया पूछा है आपसे। पूछा द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज बाय द 3 सर्कल, तीनों सर्कल से जो घिरा हुआ पोर्शन, इसका एरिया आपसे पूछा है। जरा बताइए इसका एरिया कितना होगा। अगर तीनों का सेंटर मैं यहाँ इस तरह से बनाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये देखिए तीनों के सेंटर को अगर मिला दिया जाए तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, देख सबकी रेडियस सेम है, ये 3.5 रेडियस का है ना, ये 3.5 रेडियस है, सबकी 3.5 रेडियस है। ये भी 3.5 होगा, ये भी 3.5 होगा, ये भी 3. सबका रेडियस 3.5 है। तो आपसे पूछा, जरा बताइए कि ये बीच वाले का एरिया क्या होगा। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये।
इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो बन रहा है यहाँ पे हर सर्कल में, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आपका आर्क है। तो ये जो एंगल है ये, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी जो बन रहा है तीनों को सेंटर को मिलाने से, ये ए बी सी जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि इनकी तीनों साइड ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी है। तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ए बी इक्वल टू, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं जो एंगल्स बनते हैं वो 60 डिग्री बनते हैं। अगर ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अब आप देखिए, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आपसे बीच वाले का एरिया पूछा, कैसे निकलेगा। आप पूरा सबसे पहले आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं, रूट वही ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल है। तो ट्रायंगल एबीसी का अगर एरिया निकालना होगा, एबीसी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना होगा तो क्या लिखेंगे आप, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या देखिए 3.5 इतनी और 3.5 ये भी, तो 3.5 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। तो 7 का अगर स्क्वायर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड है आपकी क्या 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49। इसी को आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ट्रायंगल ऑफ एरिया निकाल लीजिए कितना आ रहा है। यहाँ देखिए √3 की वैल्यू है 1.732 इंटू 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.25 आएगा। अब कुछ लोग देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेशन अगर क्लास देखें तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। 1.73 को सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओरली कर सकते हैं, 12 24 आ जाएगा, 4 36 2 38 3 84 3 87 7 20.784 आ गया, देख लीजिए 20.74 आ गया। अब 0.25 से मल्टीप्लाई का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि 0.25 से मल्टी का मतलब कि 4 से डिवाइड करना होता है। इसी में ऐड कर दीजिएगा 0.25 को 4 से, इसको डिवाइड करके इसी में ऐड कर दी, कैलकुलेशन क्लास देखिएगा। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा 0.44 1 4 3 12 आ जाएगा 4.33। देख लीजिए, ठीक है 4.3। अब दोनों को अगर आप ऐड कर पाते हैं, दोनों को क्या कर दीजिए, अगर ऐड कर पाते हैं, देखिए 4 3 7 8 3 11 के एक, 7 4 11 1 12 और 20 1 21। देखिए मल्टीप्लाई ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वाला मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में गलती कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि 12 से मल्टीप्लाई करने में ओरली कर ले जाएंगे, 0.25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 4 से डिवाइड। 0.25 मतलब क्या, 25%। 25% का मतलब क्या, देखिए समझिए इस चीज को, 25% का मतलब होता है 25/100 यानी 0.25, और 25% का मतलब होता है 1/4। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 25.25 से मल्टीप्लाई करिए या 1/4 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 4 से डिवाइड करिए, बात एक ही है। ये कैलकुलेशन क्लास में सिखाया गया था। तो 4 से डिवाइड करना आप ओरली कर सकते हैं, देखिए ओरल डिवाइड कर दिया मैंने, और ओरली आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, यानी स्क्रीन पे देख करके या सिर्फ पेन पे एक एक बस खाली एक ही लाइन में इसको जो है आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया आपका आ गया 1221.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखिए ये जो बनना छोड़ो ना, यहाँ पे देख रहे हैं एक आर्क बन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं एरिया सेक्टर। और 3 एरिया सेक्टर बन रहे हैं, तीनों का देखिए रेडियस सेम है, एंगल भी सेम है, तो तीनों का एरिया सेम होता है। और एरिया सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे तीनों एरिया का मैं डाट निकाल रहा हूँ, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि 3 एरिया सेक्टर, ये वाला एरिया ये वाला 3 बन रहे हैं ना, तीनों का एरिया। एक का एरिया निकलना, एक का एरिया कितना होता है, θ/360। फॉर्मूला लिख लीजिए, एरिया सेक्टर का क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ये पूरा देखिए डिटेल सोल्यूशन चल रहा है ना। तो थीटा थीटा दे रखा है 60/360 करेंगे, पाई आप जानते हैं πr²। अब इसी को सॉल्व करना बहुत ही आसान, देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, देखिए 6 6, यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, r², आर कितना देखिए 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 49/2 आएगा। इसी को सॉल्व करना, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 11 आ जाएगा, इधर कैंसिल करेंगे देखिए 7 आ जाएगा, 77 आ जाएगा, 11 7 या 77 70।
अच्छा नीचे आ जाएगा 4, ठीक है, 7/2 है तो नीचे आ जाएगा 4। अब इसी को डिवाइड कर लिए, 11 आ जाएगा, 77 हो गया। 77/4 कर लीजिए। 77/4 करेंगे अगर आप, देख लीजिए कितना आ रहा है, 19.125 है ना, देख लीजिएगा 19.25 आएगा। अब 19.25 और 21.27 माइनस कर दीजिएगा, देख लीजिए कितना 7 मगर मान लें, देखिए 0 है तो 7 आ जाएगा। और माइनस कर लीजिए, चूंकि माइनस करेंगे देखिए तीनों, पूरे ट्रायंगल में से ये तीनों पार्ट अगर निकल जाएगा तो बीच वाला निकल के आ जाएगा एरिया। भाई ये तीनों ने एरिया निकाल लिए, 19.25, पूरा ट्रायंगल का एरिया मालूम चल गया, तो माइनस कर दीजिए। तो देखिए माइनस करेंगे तो 7 में से 0 जाएगा 7, और 11 में से 5 जाएगा 6, और निकाल लीजिएगा आराम से निकल जाएगा, यहाँ 11 में से 2 9 आ जाएगा, 1.967 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, देखिए आंसर बहुत क्लोज है, इसलिए आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने 3 चीज आपको बताई। ये देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाया कि डायरेक्ट कैसे 21.27 आ जाएगा, बिना जल्दी से आ जाएगा। और ये तो 3 इंटू, ये तो आसानी था, ये तो आप आसानी से निकाल लेते, 77/4 आया था तो निकल जाएगा। ये देखिए 49/4 कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, देखिए ये भी समझ लीजिए, 3.5 का मतलब होता है 7 का आधा, और 7/2 रेडियस है ना, ये 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 आएगा। इसको भी समझ लीजिएगा, मैं पूरा एक एक करके बता दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे 19.25 आएगा, और 21.217 आएगा। 21.217 में से 19.25 जो माइनस करेंगे तो 1.967 आएगा, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक रूम है, 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3 मीटर 74 सेंटीमीटर ब्रॉड है। इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स को बिछाना है, अगर आपको बताइए कि कितने कम से कम स्क्वायर टाइल्स लगेगी। ये वाला क्वेश्चन जो है PYQ पे बेस्ड है। एमयू के किसी न किसी साल आपको इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आप PYQ लगाए होंगे तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दिया होगा। कैसे सॉल्व करते हैं आपको रूल पता ही होगा, जो लोग नहीं हैं उनको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। एक रूम है, कह रहा है कि 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अगर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो रूम की जो लेंथ आएगी, 5 मीटर का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में हो जाए 500 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर, और तो 500 में 44 ऐड करेंगे तो 544 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। इसकी चौड़ाई अगर निकालनी है तो 3 मीटर 74 सेंटीमीटर है, 3 मीटर माने 300 सेंटीमीटर, 74 और ऐड कर देंगे तो 374 सेंटीमीटर इसकी आपकी ब्रेथ आ जाएगी। ये आपका आपका रूम है। अब इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स लगानी, स्क्वायर टाइल्स मतलब लेंथ और ब्रेथ इसकी इक्वल होनी चाहिए। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स के लिए आपका टाइल्स का साइज बड़ा होना चाहिए, और टाइल्स का साइज, एक टाइल्स का साइज जो भी होगा वो बड़ा से बड़ा लेना पड़ेगा। और बड़ा से बड़ा साइज लेने का मतलब यह है कि उसका क्या लेना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, HCF, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 5, अब HCF कैसे निकलेगा 544 और 374 का। अब इसके लिए आप वही जो बेसिक मेथड होता है उसी से सॉल्व कर लीजिए। 544 से डिवाइड करेंगे आप, देखिए किससे कट रहा है, देखिए 17 से कट रहा है, ये 17 3 जा, आप पहले 2 से कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा 70 कैसे आपके दिमाग में 17 आ गया, तो आप 2 से कैंसिल करिएगा, तो करते करते आपको 17 मिल जाएगा। 17 3 या देखिए 51 3 32 आ जाएगा। तो 17 32 पे 32 आप जानते हैं लगातार 2 से कैंसिल होता चला जाएगा, तो आगे आपको लगाने की जरूरत नहीं। 374 वाला जब जाएंगे इसको अगर आप कैंसिल करेंगे, अगर ये 17 से, देखिए क्या है 17 से चेक कर लीजिए, हाँ अभी 17 से जा रहा है, 34 3 22 आ रहा है। और फिर 11 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका जो फैक्टर आ रहा है 17 × 2 × 11, इसका जो फैक्टर आ रहा है 17, 32 का मतलब 2 × 2, 5 बार 2 करेंगे तो 2 × 2 और अब बाकी मैं लिखूंगा नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा, मुझको HCF निकालना है। तो HCF में जो दोनों में कॉमन होता है वह HCF होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 17 जब 34 मिल गया, यहाँ 17 2 जब 34 मिल गया। इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन हाईएस्ट, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, HCF कितना है, आप बोलेंगे सर 34 सेंटीमीटर। यही 34 सेंटीमीटर जो है आपकी
टाइल्स की साइज हो जाएगी, स्क्वायर टाइल्स की। यानी 34 बाई 34 का आपको जो है आपको टाइल्स लेनी पड़ेगी, तब जा करके जो है मिनिमम टाइल्स जो है उसमें लगेगी। तो यानी टाइल्स का साइज पता हो गया। अगर मैं टाइल्स का, अच्छा पूरे रूम का अब कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगी कैसे निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगी कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ जो टाइल्स होती है, पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ जो टाइल्स होती है वो क्या होती है, इक्वल्स टू एरिया, जो रूम का एरिया है, एरिया ऑफ द रूम कह सकते हैं, एरिया ऑफ द रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल्स। माने टोटल रूम का जो एरिया है उसको डिवाइड कर दीजिए एक टाइल्स के एरिया से, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगी कि आपके रूम में कितनी लगेगी। एरिया ऑफ द रूम कैसे निकलेगा, बाय लेंथ इंटू ब्रेथ। 544 ये लेंथ है, इंटू रेक्टेंगुलर है आपका रूम है तो रूम का एरिया निकल जाएगा L इंटू बी। 544 इंटू 374। और एरिया ऑफ वन टाइल्स कैसे निकलेगा, जब टाइल्स स्क्वायर है, साइज 34 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। तो 34 इंटू 34, इसी को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है कि नीचे देखिए, ऊपर जो है ना, ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं, आप कैंसिल कर दीजिए, अभी आपका आ जाएगा। देखिए 74 ही था ना, 4 दिन। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ये जो 11 का मल्टीपल है, क्या 374 11 का मल्टीपल है। तो आंसर जो भी हो, पहली बात 11 का मल्टीपल भी होगा, क्या होगा आंसर, जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। मुझे लगता है एक ही आंसर दिख रहा है, हो सकता है ये आंसर हो जाए 176। क्योंकि आप देख पा रहे हैं नीचे 11 है नहीं, ये वाला 11 का मल्टीपल है, तो आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा, एक ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक तो आंसर ऐसे कर सकते हैं, दूसरी चीज अगर आप नहीं है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 17 से अभी कैंसिल किए थे आप लोग, कितना आया था, 32 आया था। और इसी तरीके 17 2 जाए भी 70 से कैंसिल हो जाएगा, 17 दूनी 34, ये भी कितना जाएगा, ये 22 आ जाएगा। अब इधर 32 इधर 22, 2 से कैंसिल करेंगे ये 16, ये 2 से कैंसिल करेंगे 11, 11 इंटू 16 करेंगे तो 176 आएगा। या तो अगर आप इतना बचना चाहते हैं कैलकुलेशन से, तो आपको इसको देख करके आपको आइडिया लगना चाहिए, यार ये तो 11 का मल्टीपल है, क्या ये 11 का मल्टीपल है। अगर ये 11 का मल्टीपल है और जिससे डिवाइड कर उसमें 11 है नहीं, यानी आंसर में 11 आना ही आना है। तो 11 का मल्टीपल ये तो नहीं है, 6 एक साथ में 3, 6 एक साथ 3 4 नहीं है, 7 में 6 ये नहीं है। तो 11 का मल्टीपल देख करके आप आसानी से कैलकुलेशन से बच सकते हैं। 11 के मल्टीपल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, नहीं दे रहा है तो आप आसानी, जैसे मैंने आपको सॉल्व किया है उसको कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। जिनके लिए टाइम कम है उनके लिए मैंने एक चीज यहाँ पे आपका 2 4 5 सेकंड मान लेते, पेपर खत्म होने जा रहा है, तो यहाँ पर अपना टाइम आप आसानी से बचा सकते हो आप। अगला चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड ब्रेथ। किसी भी कोई रेशियो है, पेरीमीटर और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, रेक्टेंगल है आपका है, जिसके पेरीमीटर और ब्रेथ का, पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है और उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी जो ब्रेथ है उसकी जो है उसका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:1, ये आपको दे रखा है। अब हमें कह रहा है कि एरिया कितना दे रखा है रेक्टेंगल का, एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या होगा, कुछ नहीं, आप एक्स से एज्यूम करके लगा सकते हो आप। मान लेते हैं कि उसकी जो ब्रेथ है वो एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है, एक्स यूनिट एक्स सेंटीमीटर ले, सेंटीमीटर ले लीजिए। और उसका पेरीमीटर मान, जब ये एक्स है तो सही में पेरीमीटर मान लेते हैं कि 5x है, कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर जो होता है वो आप जानते हैं कि 2l+b, क्या होता है 2l+b, ये पेरीमीटर है। और पेरीमीटर दे कितना रखा है आपका 216। अब देखिए देख लीजिएगा आप, 2l+b = 216 दे रखा है, नहीं सॉरी पेरीमीटर दे रखा, सॉरी पेरीमीटर 216 नहीं है, ये आपका वो दे रखा है, पेरीमीटर है 5x, कितना पेरीमीटर 5x। सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 2 तो 2, l की जगह क्या लिखेंगे, l नहीं पता, b आपको लिखा है x, और इधर है आपका 5x। सॉल्व कर लीजिए, इधर को इधर आ जाएगा, इधर हम कैंसिल करते हैं तो 5/2x आ जाएगा, l+x की वैल्यू हो जाएगी, दो तरफ डिवाइड कर देगा, 5/2x आएगा। अगर यहाँ पे l निकालेंगे, अगर आप l निकालेंगे
अगर आप एल निकालते हैं यहाँ से तो 5/2x में से x माइनस कर दे देंगे। 5/2x में से अगर x माइनस कर दीजिए तो 3/2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/2x। एल आ गया आपका 3/2x। एल की वैल्यू अगर 3/2x है, बी आपको पता है कितनी है, एक्स है, एरिया आपको पता है, यहाँ से एक्स निकल जाएगा। एल इंटू बी की वैल्यू दे रखा है 216। एल आपका 3/2x है, लेंथ ब्रेथ आपकी एक्स है, एल इंटू बी करेंगे एरिया निकलेगा, एरिया आपका 216 है। यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 3 से कैंसिल करेंगे तो आप देख रहे हैं 72 आएगा। दो उधर मल्टीप्लाई कर देगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144। एक्स निकाल लेंगे तो 12 आ जाएगी। एक्स जब 12 आ गई, आपसे पूछा क्या है? आपसे उसकी लेंथ पूछा है। क्या पूछा? आपकी उससे लेंथ पूछा है। लेंथ कितनी है? 3/2x। अगर आपको एल निकालना है तो 3/2 इंटू एक्स करेंगे, एस की वैल्यू 12, पुट कर देंगे आप यहाँ से तो 18 आ जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था ये आपका, कुछ करना नहीं था। यहाँ से एल निकालना, एल इंटू बी से एक्स निकल जाएगा, आराम से 3/2 इंटू करेंगे। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी थी, तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको, एक तरीका और है। सबसे पहली बात, अगर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो एरिया आपका है वो 216 है। एरिया आपका क्या है? 216 है। अगर एरिया 206, मान लो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं था, माने टाइम ही नहीं है आपके पास, आपके पास सिर्फ 2-5 सेकंड बचा है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। एरिया अगर आपका 216 है, जो कि 216 का मतलब क्या, 9 का मल्टीपल है। एरिया क्या है आपका? 9 का मल्टीपल। देखिए ये चीज कोई नहीं सिखाएगा आपको, तो मैंने सोल्यूशन बता ही दिया। एरिया अगर आपका 9 का मल्टीपल है, तो आप देख रहे हैं कि उसकी ब्रेथ तो 1 यूनिट है, तो जो लेंथ होगी वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि वो भी 9 का मल्टीपल होनी चाहिए। 9 का मल्टीपल लेंथ क्या होगी? लेंथ उसकी क्या होगी? वो 9 के मल्टीपल में होगी। तो अगर लेंथ 9 के मल्टीपल में होगी तो यानी आंसर क्या होना चाहिए? 18। क्योंकि कोई भी लेंथ जो है 9 के मल्टीपल में यहाँ नहीं है सिवाय इसके। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है 18 सेंटीमीटर आपको एरिया को देख करके दिमाग में, चूंकि एल इंटू बी होता है, तो जो अगर एरिया 9 का मल्टीपल है तो एल एंड बी में कोई ना कोई 9 है। तो बी 1 यूनिट दिख रहा था, हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यार अगर बी 1 यूनिट है तो हो सकता है लेंथ आपके 9 के मल्टीपल में हो। तो 9 का मल्टीपल तो देख करके भी आंसर किया जा सकता था। अगर मान ले कोई ऑप्शन नहीं, टाइम नहीं बचा, तो अगर आप 18 मार के चले जाते, एल को एरिया को चेक करके दिमाग में, अरे यार इसमें 9 का मल्टीपल है तो लेंथ भी तो हो सकता है 9 का मल्टीपल हो, आंसर हो गया। ये देखिए आपका विद इन सेकेंड हो जाता है। ये भी चीज दिमाग में रखनी है, साथ ही साथ जो सोल्यूशन है वो आपको दिया ही जा रहा है। अगला क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर इज फील्ड इज ना 15 और डायगोनल दे रखा 17। देखिए रेक्टेंगुलर आपका बना हुआ इस तरह से, इसका डायगोनल्स है वो 17 है, और एक साइड दे रखी है 15। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल 90 डिग्री, 15 7 के साथ जानते हैं कि जो ट्रिपलेट क्या होता है 8। आप कोई बोलेगा ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट आप जाके अभी कॉन्सेप्ट की साइड पे कैलकुलेशन की क्लास में ट्रिपलेट एक चैप्टर कराया गया है, उसको जाके देखिए, देखिए कितनी बार। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता तो आप क्या करते? आप जानते क्या करते? आप वही लगाते, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 17 का स्क्वायर करोगे इक्वल्स टू, फिर लिखोगे 15 का स्क्वायर 15 का, और फिर इस वाले साइड को निकालना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं आपका ट्रायंगल ए बी, अगर आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तो आप बी सी का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ से, फिर आप सॉल्व करोगे, 289 आएगा, 225 माइनस करोगे, स्क्वायर रूट लोगे तब निकाल पाओगे। ये 289 आएगा, ये 225 आएगा, ये बी सी का स्क्वायर आएगा, बी सी का स्क्वायर आ गया 64, माइनस कर लीजिएगा, बी सी निकल के आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, ये आ जाएगा, बीसी आपका 8 आ जाएगा। अब ये चीज ना करना पड़े इसके लिए ट्रिपलेट आप जाके देख लीजिएगा कि 17 15 के साथ 8 जो है साइड ऑटोमेटिक आपको याद होनी चाहिए कि इसके साथ 8 बनता है। इसलिए बता इसी बोलते हैं ट्रिपलेट। यानी ये ट्रिपलेट आपको आसान, 8 ना निकालना पड़े तो ट्रिपलेट की क्लास जाके देख लीजिएगा। अब एरिया तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया तो बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया होता है एल इंटू बी। ये आपका एल है, ये आपका बी है, रेक्टेंगल देख लेते, एल इंटू बी निकाल ली। एरिया ऑफ फील्ड, फाइंड एरिया ऑफ फील्ड पूछा आपसे, तो निकल जाएगा 15 इंटू 15, और रेक्टेंगल है,
लेंथ 15, ब्रेथ 8, एरिया क्या एल इंटू बी, तो 15 इंटू 8 कर देंगे तो 120 आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर, आपका एरिया निकल जाएगा। ये पेन फ्री क्वेश्चन, इसमें कुछ भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट दिख रहा है 15 8 15 8 120, आंसर हो गया। ये तो 1-2 सेकेंड का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एन एरर 2% एक्सेस है, मान ले इज मेड विद वाइल मेजरिंग द साइड ऑफ स्क्वायर। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर की साइड मेजरिंग मेजर करते हैं तो कह रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है, उसकी जो साइड है 2% का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं परसेंट लेंथ, अगर उसके साइड में 2% का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है तो एरिया में कितने का इंक्रीमेंट होगा, ये आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। भाई साइड इंटू साइड हो तो होता है ए स्क्वायर, एरिया होता है ए इंटू ए। तो अगर 2-2% का अगर माने इंक्रीमेंट चल रहा है तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, साइड इंटू साइड। इसका मतलब यह है कि 2-2% का 2 बार का इंक्रीमेंट है। एरिया क्या था, भाई साइड की स्क्वायर को ही एरिया कहा जाता है। 2% का इंक्रीमेंट का मतलब है कि 2 बार 2-2% का इंक्रीमेंट हो रहा है साइड में ना। बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपको परसेंटेज में ये जो मैंने बताया है कि नेट इंक्रीमेंट का जो फॉर्मूला अगर आपको याद है, x+y+xy/100। बात समझ में आई। अगर ये चीज आपको याद है, इससे आप जो है नेट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, चाहे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो बिना कुछ किए हुए। एरिया में खास करके यूज होता है ये, किसमें, ये निकालेगा लेंथ इतनी बढ़ गई तो बताइए एरिया में क्या चेंज होगा। सारा बताया हूं मैं क्वेश्चन, परसेंटेज में पूरा डिटेल बताया गया है। उसमें चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे आपका क्या नाम है, चाहे आपका सर्कल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, इस सब में इस आपका यूज हो जाएगा ये x+y/100। बस देखना पड़ता है कि इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, कि क्या कैसे, जैसा जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है विद साइन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर चूंकि साइड इसकी सेम होती है तो 2% का क्या है, एक्सेस बढ़ गया तो नेट इंक्रीमेंट कितना बढ़ेगा। देखिए एक्स की जहां एक्स और वाई इसमें तो बराबर है, स्क्वायर में एक्स और वाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। निकाल लीजिए। एक्स की जगह 2% का इंक्रीमेंट, दोनों प्लस हैं, 2% प्लस 2% प्लस 2 × 2/100, x × y/100 कर लेंगे। पेन फ्री क्वेश्चन है। 4 ये 4/100 करेंगे 0.4 आएगा, 0.04 आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों ऐड कर लेंगे 4.04% आपका जो है एरिया में चेंजेस दिखाई देंगे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बिल्कुल पेन फ्री करके आप आ सकते हैं एग्जाम में, कुछ भी करने की जरूरत आपको इसमें नहीं है। 2 2 4 प्लस 2 का 2 × 2/100 कर देंगे तो 4.04% जो है एरिया में चेंज आएगा। अगर किसी भी स्क्वायर की साइड में 2% का चेंज आ रहा है, वो भी इंक्रीमेंट का साइड चेंज आ रहा है, तो एरिया में जो चेंज आएगा 2+2 + 2 × 2/100, 4.04%। 5 सेकेंड 10 सेकेंड में ऊपर कर, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। सेम देखिए फिर आ गया उसी टाइप क्वेश्चन, इन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर कह रहा है इंक्रीज्ड बाई 25%, देन परसेंटेज सेम क्वेश्चन। वहां 2% का चेंज था, इंक्रीमेंट था, यहाँ 25%। एकदम कॉपी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जस्ट प्रीवियस ईयर वाले में कह रहा है कि जो स्क्वायर के साइड में 2% का चेंज आ रहा था ना, बढ़ रहा था, एक्सेस था। यही वाला सेम क्वेश्चन 25% का इंक्रीमेंट है, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी लगा दीजिए। 25% इंक्रीमेंट हुआ अगर साइड में, तो 25 + 25, 25 × 25/100, ये एरिया में चेंज आएगा। इसमें चेंज आएगा एरिया में चेंज। तो 25 25 50 हो गया, प्लस 25 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 625 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा। तो 56.25% का जो है एरिया में चेंज आएगा। बी ऑप्शन। ये भी आपका ओरली जो की कैलकुलेशन अच्छी वो आसानी से कर सकता है। एकदम सेम पैटर्न पे था, 25 दोनों का इंक्रीमेंट था, मैंने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फिर उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया लगातार। कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीज बाय 50%। तो जरा बताइए एरिया में क्या चेंज होगा। सर्कल का एरिया πr² होता है, पाई तो कांस्टेंट होता है। यहाँ भी हम जो है वही आसानी से लगा सकते हैं। r² है, 2 बार चेंज होगा, r × r। तो सर्कल की अब की बार डिक्रीज कहा है, तो रेडियस में अगर 25 50% का डिक्रीमेंट है तो एरिया में कितने का डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, मैं कैसे लगाता हूँ, 50 + 50, यहाँ पे क्यों माइनस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, 50 × 50/100। याद कर लीजिए, अगर 2 बार लगातार डिस्काउंट दिया गया है
तो नेट डिस्काउंट कितना होगा, वही एकदम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यहाँ क्वेश्चन है। अगर 50% का 2 बार डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि एरिया मतलब कि 2 बार लगेगा 50-50% का, तो एरिया में कितने का चेंज आएगा, 50 + 50 -50 × 2/50। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेट जो आएगा वो इंक्रीमेंट नहीं आएगा, भले आंसर प्लस में आ रहा है, यहाँ नेट जो होता है वो डिक्रीमेंट है, डिक्रीज में आएगा। कभी भी बढ़ के मत लिख दीजिएगा। जब दोनों बार दोनों चीज घट रही हो, एक 10-10% या 5-5%, जो भी है, अगर दोनों माइनस हो रहे हैं, वो नेट जो होता है वो डिक्रीमेंट ही आता है। तो 50-50 ऐड करेंगे 100 माइनस, इन दोनों बार आप सॉल्व करते हैं 25 माइनस कर देंगे, तो 75% क्या डिक्रीमेंट, ये नहीं कि डिक्रीज करेगा, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था, सेम। तो लगातार 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम एमयू में सेम पैटर्न पे आए थे, जिसके हम लोग आसानी से आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड रेक्टेंगल विद साइड इतना इतना। देखिए, अगर मान लिया आपका कोई रेक्टेंगल है, कह रहा है कि इसकी लेंथ दे रहे 18 सेंटीमीटर, मान लेते हैं इसकी लेंथ आपकी 18 सेंटीमीटर है, और इसकी ब्रेथ है आपकी 14 सेंटीमीटर है। जब आप लार्जेस्ट सर्कल की बात करते हैं, इसका मतलब वो सर्कल कैसे होगा, ये ऐसे टच करता हुआ जाएगा। सबसे बड़ा सर्कल आपके अंदर यही आ सकता है। बात समझ में आ गई, जो कि दोनों उनकी लेंथ को टच करता हुआ जाएगा। वो अगर मानता है इसका सेंटर ये है, ये लार्जेस्ट सर्कल जो आपका इसके अंदर आएगा, ये इसका डायमीटर होगा, और ये सर्कल का जो डायमीटर है, ये इसकी ब्रेथ के रेक्टेंगल के ब्रेथ के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो सर्कल का डायमीटर है, यानी इसकी जो रेडियस, डायमीटर क्या होता है 2 × रेडियस, वो इक्वल है उस रेक्टेंगल के ब्रेथ के इक्वल, यानी 14 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं आर निकालूंगा 7 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान दीजिए, मेंसुरेशन में कई बार मैं पढ़ाता हूँ, एरिया निकालना ना सर्कल का। जब रेडियस 7 का मल्टीपल है, तो आप जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी 7 का स्क्वायर करेंगे 49। यहाँ से जब कैंसिल करेंगे 7 7 जा, तो 20 × 7 करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का, सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 देखिएगा। गार्डनर हैज 100,000 प्लांट्स, 1000 प्लांट्स है। कह रहा है उसमें वो ऐसे अरेंज करना चाहता है कि जितने नंबर ऑफ रोज हों उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हों। तो बताइए कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नियर टू मोर। तो उसे जो है कितना मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट और लगाना चाहिए कि जिससे कि वो सेम रो सेम कॉलम में उसको एडजस्ट कर सके। सेम रो सेम कॉलम का एक बार कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या होता है। जैसे आपको मान लीजिए किसी चीज को अरेंज करना है, अगर 2 रो बनाते हैं 2 कॉलम भी बनाना है, अगर 3 रो 3 कॉलम एडजस्ट करना है, 4 रो 4 कॉलम एडजस्ट करना है, इस तरीके से 10 रो 10 कॉलम में अगर एडजस्ट करना है, इसके लिए जिसको आप एडजस्ट करना चाहते हो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे होना चाहिए अभी मैं समझाता हूँ। जैसे आपका मान लो कोई चीज है, आप उसको 2 रो में, ये देखिए एक लाइन है, 2 रो हो गई, 1 रो 2 रो, और मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, देखिए 2 कॉलम भी हो गए। समझिएगा इस बात को। ये देखिए आपका 1 रो ये हो गई, यहाँ से 1 रो हो गई, और 1 रो यहाँ से हो गई, 2 रो हो गई। और देखिए ये वाला 1 कॉलम हो गया, और ये वाला 2 कॉलम। तो कितने लोग आ रहे, देखिए 1 2 3 4, 2 रो 2 कॉलम में 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर 3 रो 3 कॉलम हो तो कितने लोग, कितने लोगों को लेना पड़ेगा, 3 रो 3 कॉलम लेंगे आप। मान लीजिए 1 कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम, यानी 1 2 3 कॉलम में। तो आप देख रहे हैं 3 3 6 3 9, अगर 9 लोग हैं तो 3 रो 3 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है अगर सेम रो सेम कॉलम की बात कही जाएगी, तो मान लो प्लांट को एडजस्ट करना है, तो सबसे पहली बात वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो नहीं, देखिए 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 रो 5 कॉलम में 25 लोग रहेंगे, तभी वो 5 रो 5 कॉलम में एडजस्ट हो पाएंगे। अगर 6 लोगों को एडजस्ट करना है, 36 लोग एडजस्ट कर, 36 लोग हैं तो 6 रो 6 कॉलम लगेगा। तो 1000 जो प्लांट्स, क्योंकि 1000 जो प्लांट्स को एडजस्ट करना है सेम रो कॉलम में, तो चूंकि 1000, तो पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर हुआ तभी सेम रो सेम कॉलम में होगा। तो आपको ये बताना है कि 1000 से 1000 से जस्ट मोर लिखा ना, मोर सबसे
1000 के बाद सबसे जो है पहला ऐसा नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो थोड़ा सा ओरली पता होना चाहिए, क्योंकि 31 आप जानते हैं 30 का स्क्वायर 900 होता है। 31 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 900 के में 31 दिया, आप 31 का स्क्वायर निकाल लीजिए 32। देखिए 32 का स्क्वायर अगर आप देखा दोनों को देखा जाए, हमको लगता है ये हो जाएगा ठीक है। 31 जा 31 और 31 3 जा 93 961 होता है ठीक है। अब 32 का स्क्वायर करेंगे 1024 होता है। तो आप जानते हैं जस्ट मोर का था, देखिए 1000 और 1024, देखिए ये, तो 32 का स्क्वायर 1024 है। इसका मतलब है कि 1000 से जस्ट बाद वाला जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है वो 1024 है। कितना है 1024। तो वही कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड मोर, कितना 1000 प्लांट जो है वो सेम रो सेम कॉलम में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट जो है कितना मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट और आ जाए जिससे कि वो सेम रो सेम कॉलम में हो जाए। तो वो आ जाएगा 1000 था 1024 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1024 में से जब एक 1000 माइनस कर देंगे तो ये जो 24 है, अगर 24 प्लांट्स और आ जाएंगे तो सेम रो सेम कॉलम में हो जाएंगे। यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है कितने रो कितने कॉलम होंगे, तो 32, 32 रो 32 कॉलम। तो यही आपका 24 प्लांट अगर और होते तो सेम रो सेम कॉलम में एडजस्ट हो जाएंगे। 32 आपका आंसर हो जाएगा। तो नीडेड मोर ट्री पूछा था, या आपसे पूछ ले आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये। 13 देखिएगा, पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक। देखिए एक पर्सन है, पैदल जाता है साथ साथ फिर साइकिल से आता है ड्राइव करके आता है, दोनों मिला करके अगर जाता है तो 6 घंटे लगते हैं। कितना लगते हैं, मान लिया आप पैदल गए और साइकिल से चले आए तो 6 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर वो लड़का कह रहा है कि दोनों तरफ अगर वॉक करके जाता है, तो अगर मान लिया पैदल गया पैदल फिर लौट भी रहा है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, मान लिया ए और बी से जाना है, तो ए से बी आप वॉक करके गए, मान लिया गए आप वॉक करके और लौटे आप बाइसिकल से। ठीक है, ड्राइव करके लौटे आप मान ले, तो अगर ड्राइव करके लौटे हैं तो दोनों मिला करके 6 घंटा लग रहा है। या दोनों तरफ वॉक वॉक चल रहा है तो पैदल पैदल आ रहे हैं पैदल जाए 10 घंटे लग रहे हैं। यहाँ निकल नहीं जाएगा, अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो आसानी निकाल यहाँ, तो W+W 2W की वैल्यू 10 है। यहाँ से अगर मैं वॉक का टाइम निकालूं 10/2 करेंगे तो 5 घंटे, यानी वॉक जाने में 5 घंटे लगते हैं। तो जरा ड्राइव में कितना टाइम लगता होगा, निकल नहीं जाएगा। 6 में से 5 माइनस कर देंगे, ड्राइव से यानी कि अगर साइकिल से जाते हैं तो 1 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 1 घंटे। और पैदल जाएंगे तो 5 घंटे लगते हैं। दो इक्वेशन में दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। 2W की वैल्यू 10 है, W की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी पैदल जाएंगे तो 5 घंटे लगेंगे। अब पैदल प्लस बाइसिकल की वैल्यू मिला के 6 घंटे लगते हैं, इसका यानी बाइसिकल से अगर आप जाते तो कितना लगता, 6 में से 5 1 घंटा लगता। तो कह रहा है अगर दोनों तरफ हम ड्राइव, दोनों तरफ अगर हम साइकिल से जाएं ड्राइव करके हुए जाएं तो कितना लगेगा, ड्राइव करते हुए जाए 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा जाने में लगेगा फिर लौटने में भी 1 घंटा लगेगा। तो कुल मिला के जो टाइम लगेगा आपको 2 घंटे लगेंगे। तो दोनों तरफ अगर बोथ वे में अगर आप ड्राइव करते जाएंगे तो 1 घंटे प्लस 1 घंटे यानी 2 घंटे लगेंगे। ये इजी क्वेश्चन था, ये भी आपका PYQ पे बेस्ड है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, देखिए आपका स्टैट का क्वेश्चन आ गया। स्टैट का क्वेश्चन आया, मीन का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है। तो मीन का डायरेक्ट फार्मूला सभी को पता होना चाहिए, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये क्लास 10th में जो भी लोग स्टैट्स पढ़े हैं चाहे CBSE ऐसी बोर्ड को, उनको पता होना चाहिए। बीकॉम वालों तो स्टैट्स पढ़ते ही उनको तो पता ही होगा। अदर लोगों को अगर नहीं पता है तो स्टैट्स का चैप्टर जो है एक बार जाके बेसिक चीजें कम से कम देख लें। तो 14 का आंसर आ जाएगा सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। ये वाला देखिए रिग्रेशन कॉफिशिएंट जो है, देखिए स्टैट्स का थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। आप अगर नहीं, अगर आप बैकग्राउंड बीकॉम वगैरह से नहीं है, स्टैट्स वगैरह नहीं पढ़ रखे तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। इसका आंसर जो होगा मैं बता देता हूँ आपको, सिग्मा एक्स आई फर्स्ट ऑप्शन है इसका, सिग्मा एक्स आई ये वाला जो आपका रिग्रेशन कॉफिशिएंट का ये आंसर होगा। अगर आपको नहीं आता इसको लीव भी कर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जिनको जिनको स्टैट्स पढ़ रखे हैं उनको ये फॉर्मूला पता होगा। ये वाला ग्राफिकल मेजर में मेजर एस्टिमेट द इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड, ये लॉरेंज कर्व कर्व होता है। और ये भी आपका कह सकते हैं स्टैट का स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। जिसको स्टैट्स आती है ठीक ठाक वो कर ले जाएंगे, जिनको नहीं आती वो लीव कर जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 में से अभी 2 ही क्वेश्चन ऐसा जा रहा है, अभी जितने क्वेश्चन किए हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसा जा रहा है जिसमें कि आप
जो है इस स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अगर आप अलजेब्रा पढ़े हैं, मेरा जा करके वहां पे देखिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया आपसे। अगर ये प्लस बी जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू 3 ABC के इक्वल होती है, जाकर उसको देख लीजिएगा। ये भी इजी क्वेश्चन। ये देखिए, सब किसी में पेन ही नहीं चलाना, अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे ना, अब आपको किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 3 ABC आ जाएगा आपका। 18 आपका देख लिए, बता देता हूँ। 18 में कह रहा है कि x+11+1 डिवाइड बाई x+1, तो रिमाइंडर क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। x+1 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या पुट करना पड़ेगा, x+1 का मतलब इसका x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -1, ये मैंने बताया है। यानी x इक्वल्स टू -1 यहाँ पे पुट करिए, और देखिए रिमाइंडर क्या आता है। फंक्शन आपका दे रखा है ना, तो x की पावर 11 है तो -1 की पावर 11 और +1। नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो नंबर ऑड ही आता है, तो -1 ही आएगा, और +1 करेंगे ये 0, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये फिक्स पैटर्न है, और इस तरह के क्वेश्चन आप जो है कराए जाते हैं आप क्लास में, है ना। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो हम 1 पुट करते, अगर ये बोलता ना, है ना, 0x-1 अगर होता तो हम क्या पुट करते, 1 पुट करते। ठीक है। 19 देखिएगा। 19 में कह रहा है, ये लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है, कह रहा है x+2y, कह रहा है x+2y ये लेस देन इक्वल्स टू 3 है। दो कंडीशन और दे रखे, x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सोल्यूशन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। s की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे -1 है तो ये ऑप्शन चला गया। y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, अब देखिए डी ऑप्शन चला गया जो दिनों में, क्योंकि x 0 y 0 है, जबकि कहा कि 0 से बड़ी होनी चाहिए। यानी डी ऑप्शन और ए ऑप्शन देखते ही कैंसिल हो गया। अब हम बी और ए को चेक कर लेते हैं। अगर एक्स की जगह 2 रखा जाए, एक्स की जगह 2 रख दीजिए, 2 प्लस, और वाई की जगह 1 रखिए, तो 2 × 1 करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 3 आना चाहिए। 2 + 2 4, क्या 4 3 से कम है या इक्वल, 4 3 से कम है ही नहीं है, ऑप्शन चला गया। सी ऑप्शन ये राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऑप्शन को वेरीफाई करके लगाना है। दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जा रहे हैं, और डी, बी और सी में चेक कर लेंगे। बी में 4 आ जा रहा है जो कि 4 3 से लेस नहीं होगा, 4 3 से, तो आपका बी ऑप्शन भी चला गया, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप देख लीजिए, 2 1 3 3 इक्वल भी है, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, क्या द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका रूट्स पूछा है। सम ऑफ द रूट का एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अगर आप देखें -b/a, क्या होता है, -b/a। ये भी विद इन सेकंड का क्वेश्चन था, -b। b यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ये b है, ये क्या है आपका b है। ये देखिए x² कोफिशियंट यहाँ पे 1, a की वैल्यू क्या है 1। ये देखिए यहाँ b क्या है, b वैल्यू है -6, इसको बोलते हैं c क्या है 2, तो -b/a कर दीजिए, माइनस पहले से रहेगा, और b भी माइनस पहले से दे रखा -6 अपॉन a की वैल्यू आप देख रहे हैं x² का कोफिशियंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करें, माइनस माइनस प्लस, +6/1 करेंगे तो +6 आएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। यही आपसे पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ फूड बताइए, अगर ये पूछता प्रोडक्ट ऑफ फूड अल्फा बीटा, ये होता है c/a, और सी की वैल्यू आप देख रहे थे यहाँ पे 2 है, और ए तो 1 है, तो 2/1 यानी 2, तब आंसर आ जाता 2। ठीक है, तो ये जो आंसर दिया है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का दिया है, क्या दिया है ये, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और ये जो आंसर है आपका सम ऑफ रूट्स है। चलिए आगे चलते हम लोग। 21 देखिएगा, करो व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द पॉइंट, मीडियन ऑफ द, अब ये आपका डाटा दे रखा है, इसका मीडियन पूछा है। इसको सॉल्व करने के सबसे पहले जितने भी डाटा नंबर दे रखे हैं, इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 2, 2 हो गया। उसके बाद देख लीजिए 5 हो गया, 5 दोबारा नहीं है, तो उसके बाद देखेंगे, देखिए कहाँ से 2 हो गया, 5 5 कहाँ चला गया, 5 हो गया। उसके बाद देखें 7 यहाँ पे आया, 7 यहाँ पे 2 बार 7 आ गया, ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देख रहे हैं 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो 2 बार 8 आ गया। उसके बाद देख रहे हैं 2 7 8, उसके बाद 10 दिख रहा है, 10 यहाँ पे दिख रहा है, 10 यहाँ पे दिख रहा है, 2 बार 10 हो गया।
उसके बाद देखिए 10 के बाद 10 खत्म हो, उसके बाद कम बचा 48, 17, 27, 15, 14, 18, 28। आपके बाद देख रहे हैं 14 आ गया, 14 ले लीजिए। 14 चला गया, 14 के बाद देख रहे हैं आपका 15 आ गया, है ना, तो 15 ले लीजिए। उसके बाद कौन बचा है 35 में, 17 आ गया, 17 हो जाएगा। ऐसे आप करते चले जाएंगे 17। उसके बाद बड़ा कौन सा नंबर 18, तो 18 ले लीजिएगा। 18 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 18, 28 ना, 27 आएगा, तो 27। इसी तरीके से आपका 28 आ जाएगा, और उसके बचा कौन 48। कितने नंबर टोटल, एक दो, दो देखिए, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, 13, दो 15। कितने नंबर टोटल आपके 15 हैं। फिर देख लीजिए, दो, एक, तीन, एक, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 की 16 एक बार चेक कर लीजिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने हैं टोटल 16 है। ठीक है। इसके बाद 16 टोटल आपके नंबर्स हैं। तो अगर 16 यानी कि इवन है, क्या है आपका इवन नंबर दे रखा है। ठीक है। इवन नंबर अगर आपका टोटल होगा, तो आप अच्छा 24 भी देखिए बीच में छूट गया था तभी नहीं आ रहा था, तो यहाँ 24 भी लिख लीजिए। 24 देखिए यहाँ आ जाएगा 18 के बाद, यहाँ पे 24 आएगा। 24, 27, 28, 48। देखिए जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, जब एन इवन होता है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता हो नहीं फॉर्मूला, मीडियन कैसे निकलती है। मीडियन इक्वल्स टू होता है n/2th टर्म प्लस n/2th+1। ठीक है। और डिवाइड बाई टू होता है, क्या होता है डिवाइड बाई टू, n/2। तो टोटल 16 टर्म थे, 16/2 करेंगे 8th टर्म आ जाएगा, प्लस 9th टर्म, उसका एक ज्यादा, n/2+1, 8th भाई, 16/2 8th टर्म +1 करेंगे तो 9 टर्म आ जाएगा। तो 8वां टर्म प्लस 9 टर्म अपॉन 2 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 8वां टर्म आपका क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां आपका 10 है, 9वां आपका 14 है। 14 और 10 ऐड करेंगे 24, 24/2 करेंगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना है, एक बार अरेंज कर लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, आसानी से निकल जाएगा। 8वां और 9वां टर्म का हाफ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, स्टैंडर्ड डिवीजन आपका, देखिए स्टैट्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है आपको ना आए। इसका आंसर बता देता हूं मैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन एक क्लास 10th में आपका दिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, मीडियन के। किसके बराबर होता है, वो मीडियन के बराबर होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स होता है वो मीडियन के इक्वल होता है। 24 क्वेश्चन है द सीरीज, ये आपका देख रहे हैं, ये 7, 14, 28, देखिए जीपी है, क्या है आपका, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। इसका जो nth टर्म होता है a r⁻n−1, क्या होता है a × r⁻n−1। आपसे पूछा 10th टर्म निकालिए, तो जीएफ सीरीज का जो 10th टर्म होगा, फर्स्ट टर्म कितना आपका है 7 इंटू, आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये कैसे निकलता है, ये देखिए सेकेंड टर्म है ना, इसको फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, 14/7, यही आपका 2 है कॉमन रेशियो। आप ऐसे भी निकाल, 28 को 14 से डिवाइड करें तब भी आएगा। आर की वैल्यू आपको यहाँ मालूम चल गई 2 है, 2 की पावर n−1। 10वां टर्म निकालना था, 10 में से एक जाएगा 9, तो 7 इंटू 2⁹, 2⁹ की वैल्यू जो होती है, अगर आप पढ़े हैं तो देख कितना 512 होती है, देख लीजिए कितना हो रही है, 5 32, 6 की पावर करेंगे 64 आ जाएगा, तो 512 शायद कितनी होती है 512, मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में पहली बात 14, 3584 मेरा आंसर आ जाएगा। एक काम और कर, 7 का मल्टीपल होता आंसर क्या होता, तो 7 का मल्टीपल देखिए, ये तो नहीं है, नहीं है, 7 बच्चे 35, 5, 3, ये भी नहीं। 7 का मल्टीपल, सबसे पहली बात 7 का मल्टीपल दिखाई दे रहा था, 7 का मल्टीपल, दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ये वाले और ये वाले। अब 50-50 का गेम हो गया था, लेकिन ये भी 7 का मल्टीपल था, ये भी 7 का मल्टीपल था। तो एक चीज और दिमाग में आनी चाहिए थी, लेकिन चलिए छोड़िए।
तो इन्हें आपको लगाना पड़ेगा, तो 2 की पावर 9 आपको 512 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आ जाए। तो इस तरीके से आप देखें कि हम लोगों ने यहाँ पे 24 क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसमें से 3 क्वेश्चन अगर निकाल दिया जाए स्टेट्स के स्टैंडर्ड लेवल के, तो 24 में से 21 क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता था। अगर मान लें कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, जो मान लें दो और भी निकाल दिया जाए, तो मिला जुला के 18 से 19 क्वेश्चन 24 में से ऐसा था ही नहीं कि जो कोई नॉर्मल भी ना कर पाए। 18 to 90 सभी लोगों को करके आना चाहिए था ऐसे पेपर में। 24 में से 5-6 क्वेश्चन मैं निकाल दे रहा हूँ अगर, लेकिन 18 से 19 करके आना था। लेकिन जो जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, जिनकी क्वांट अच्छी है, उनको 3 क्वेश्चन अगर स्टेट्स के निकाल दिए जाएं, तो 20 प्लस कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको 24 में से 24 में से करना ही करना था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, आपकी सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ, तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें हम लोग देते हैं कैलकुलेशन वगैरह की क्लासेस, उसको आप देखते रहिए। बात समझ में आएगी? तो वहाँ से आपका जो है थोड़ा सा स्पीड में भी जो है इंक्रीमेंट होगा। तो यही था, आपको मैंने डिटेल में हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आई होंगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है एमयूए में क्वांट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ, इस पर डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।